आज बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो विरोधाभासों से यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन से भरी है। जी हाँ, ये कहानी है बिहार की। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। और शुरुआत कहाँ से करें? अरे नाम से ही करते हैं। आपको पता है बिहार शब्द असल में विहार से निकला है। हाँ, वही विहार, मतलब बौद्ध मठ। 12वीं सदी के आसपास ना ये पूरा इलाका इन विहारों से भरा पड़ा था और बस धीरे धीरे यही नाम इस पूरे प्रदेश की पहचान बन गया। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। गंगा से बटी जमीन। बिहार का जो पहला और शायद सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है वो इसकी जमीन में ही है। पवित्र गंगा नदी इसे ठीक बीच से दो हिस्सों में बांट देती है। और ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाएं बना देती है। ये देखिए, गंगा नदी बिहार को सिर्फ नक्शे पर ही नहीं बांटती, ये दो ऐसी हकीकतें बना देती है जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। नदी का एक किनारा यानी उत्तर और दूसरा किनारा यानी दक्षिण, दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं और अपनी अपनी खासियतें भी। और ये फर्क कितना बड़ा है जरा सोचिए। एक तरफ है उत्तर बिहार, जहां हिमालय से आने वाली नदियां हैं, खूब उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन साथ ही हर साल बाढ़ की तबाही भी है। और दूसरी तरफ है दक्षिण बिहार, जो अक्सर सूखे की मार झेलता है। मतलब एक ही राज्य में एक जगह पानी की बाढ़ है और दूसरी जगह पानी की किल्लत। कमाल है ना? तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? वजह है नदियों का नेचर। इन दोनों इलाकों की नदियों का स्वभाव ही अलग है। देखिए, उत्तर में जो हिमालय वाली नदियां हैं, कोसी और गंडक जैसी, वो साल भर पानी से भरी रहती हैं और तो और अपना रास्ता भी बदलती रहती हैं, जिससे बाढ़ आती है। वहीं दक्षिण की पठारी नदियां जैसे सोन और पुनपुन, वो बेचारी बारिश पर निर्भर हैं, तो गर्मियों में क्या होता है, वो अक्सर सूख जाती हैं। और जब उत्तर की नदियों की बात हो तो एक नाम को कैसे भूल सकते हैं, कोसी। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी बदनाम है कि इसने अनगिनत बार उत्तर बिहार में जबरदस्त तबाही मचाई है। चलिए अब जमीन से हटकर लोगों पर आते हैं। आबादी, बोझ या वरदान? बिहार का ये दूसरा बड़ा विरोधाभास है। यहाँ की जो विशाल आबादी है वो आखिर है क्या, एक बोझ या फिर एक छिपा हुआ खजाना? इस सवाल में ही राज्य के भविष्य का राज छिपा है। आइए पहले इस नंबर को देखते हैं, 1106। बिहार में हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में औसतन 1106 लोग रहते हैं। सोचिए कितना जबरदस्त प्रेशर होगा जमीन और बाकी संसाधनों पर। और जब हम इसकी तुलना पूरे देश से करते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पूरे भारत का एवरेज है 382 और बिहार का लगभग 3 गुना ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ा फासला है। और बात सिर्फ घनी आबादी की नहीं है, ये आबादी बढ़ भी बहुत तेजी से रही है। साल 2001 से 2011 के 10 सालों में बिहार की जनसंख्या में 25% से भी ज्यादा का उछाल आया। ये देश की सबसे तेज ग्रोथ रेट्स में से एक थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, हर चुनौती में एक मौका छुपा होता है और बिहार का मौका है इसकी यूथ पावर। इस बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान है। 2011 के आंकड़ों को ही देख लें तो राज्य की 40% से ज्यादा आबादी 14 साल से कम उम्र की थी। ये एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। पर यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है, असलियत और संभावना के बीच का फासला। इस जबरदस्त युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा। और 2011 में बिहार की साक्षरता दर थी सिर्फ 61.8%, देश में सबसे कम। तो असली सवाल यही है कि इस पोटेंशियल को, इस क्षमता को हकीकत में कैसे बदला जाए। अच्छा, तो अब बात करते हैं इकोनॉमी की। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो मिट्टी से चलती है। यह है बिहार का तीसरा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी पूरी की पूरी बुनियाद यहाँ की उपजाऊ मिट्टी पर टिकी है। ये आंकड़ा देखिए, 70%। ये नंबर सब कुछ कह देता है। राज्य के 100 में से 70 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। मतलब ये कि बिहार की इकोनॉमी का दिल सच में इसके खेतों में ही धड़कता है। और ये मिट्टी कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये तो सोना उगलती है। चाहे वो मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची हो, पूरे देश की आधी लीची यहीं से आती है, या फिर मखाना हो, जिसका तो बिहार अकेला ही राजा है, पूरे देश में और कोई नहीं उगाता। और सिर्फ यही नहीं, जूट और सब्जियों के प्रोडक्शन में भी बिहार देश के टॉप स्टेट्स में से एक है।
और ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक प्लान है। राज्य ने अपनी खेती को और बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक कृषि रोड मैप लागू किए हैं। 2008 में पहला आया, फिर दूसरा, तीसरा और अब तो चौथा रोड मैप चल रहा है। ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर को लेकर एक लंबी और सोची समझी स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर की इस जबरदस्त ताकत के साथ एक बड़ी कमजोरी भी है। हुआ ये कि साल 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो ज्यादातर खनिज संसाधन झारखंड में चले गए। बिहार के हिस्से में क्या आया? सिर्फ 2 से 3% मिनरल्स। तो कहानी यह है कि राज्य जमीन के ऊपर तो बहुत अमीर है, पर जमीन के नीचे उतना ही गरीब। मगर रुकिए, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। खनिजों की इस भारी कमी के बावजूद एक चीज है जिस पर बिहार का एकाधिकार है, और वो है पाइराइट। जी हां, पूरे भारत का 95% पाइराइट का भंडार अकेले बिहार में है। भले ही ये एक छोटा सा पॉइंट लगे, पर यह एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा, एक तरफ विशाल युवा आबादी और दूसरी तरफ साक्षरता की चुनौती, एक तरफ खेती की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ खनिजों की भारी कमी। इन सारे विरोधाभासों के बीच बिहार अपना संतुलन कैसे ढूंढेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर ही बिहार का आने वाला कल टिका है।